इस विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल रिलेशन डिवीज़न एंड डीन स्टूडेंट वेलफेयर के सौजन्य से आयोजित गांधी एंड वी फाइंडिंग द कनेक्ट विषयक व्याख्यानमाला में आज के दिन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सभी से कनेक्ट हो रहे प्रोफेसर आयंगर जी और डॉक्टर बीजेल जी, प्रोफेसर भूमनाथ जी और प्रोफेसर नवीन शर्मा जी तथा वे सभी जो आज के कार्यक्रम से संबद्ध हैं। हम आप सभी जानते हैं कि गांधी दर्शन संपूर्णता का दर्शन है, जिसमें जीवन और व्यवस्था के सभी क्षेत्रों का विधिवत और सम्यक निरूपण है। राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए, व्यक्ति की भूमिका क्या होनी चाहिए, राज्य और व्यक्ति के संबंधों में किस प्रकार की निकटता होनी चाहिए और दोनों की अपेक्षाएं एक दूसरे से कैसे पूरी हो सकती हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, सभी संदर्भों में गांधी के विचार सतत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। आज जैसा मैं अभी देख रहा था कि इसमें न्याय से संबंधित धारणा पर भी विचार होना है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जस्टिस के बारे में गांधी जी क्या सोचते थे, हमारा विकास, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और हमारी दुनिया, इसका स्वरूप क्या हो, इसके बारे में गांधी जी ने विधिवत विचार किया है। परिवर्तन के लिए सत्य, अहिंसा और करुणा और प्रेम, इसको लेकर गांधी जी हमेशा आग्रही थे कि जो भी परिवर्तन करना है सत्याग्रह के माध्यम से, असहयोग के माध्यम से, साधन हमेशा शुद्ध होना चाहिए। केवल साध्य ही शुद्ध नहीं होना है, साधन भी शुद्ध होगा। और परिवर्तन के लिए जिस शस्त्र का आश्रय लेना है वह अहिंसा है। हमारे देश की परंपरा में निहित है, विचारधारा में निहित है और हमारी सभ्यता अहिंसक सभ्यता कही जाती है। आज दुनिया में सांस्कृतिक टकराव की बात होती है, लेकिन हमारे यहाँ सांस्कृतिक सद्भाव का आरंभ से ही प्रेरण भी हुआ है, इस पर मंथन भी हुआ है और इसका लोग अनुगमन भी करते रहते हैं। इसलिए गांधी ने न्याय के बारे में जो विचार किया उसके लिए हमेशा कहा कि सत्य और सेवा समर्पण, यह तीन जब मिलते हैं तो न्याय की इमारत तैयार होती है। यह न्याय, न्यायपालिका, न्यायशास्त्र तीनों के लिए अभिष्ट है। ट्रुथ होना चाहिए, सर्विस होनी चाहिए और डिवोशन होना चाहिए, सेक्रीफाइस का भाव होना चाहिए, तब जाकर न्याय की स्थापना होती है। पारिवारिक जीवन में संतुलन, सामाजिक जीवन में समन्वित विकास और राष्ट्रीय जीवन में सहयोग और सदाचार, समर्पण और सक्रियता, यह न्याय के अवलंब माने जाते हैं। गांधी जी की मान्यता थी कि दुनिया में कहीं भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, सप्रेशन नहीं होना चाहिए। वैश्विक व्यवस्था को इन दो बातों को निरंतर ध्यान में रखना होता है। शोषण विहीन व्यवस्था और दबाव तनाव विहीन व्यवस्था ही न्याय का संदर्भ लेकर चलती है। इसलिए राष्ट्रों की बिरादरी में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस न्याय का हमेशा अनुपालन किया जाना चाहिए, जिसमें सभी को सभी का वांछित हिस्सा मिले और सबकी भूमिका निर्धारित हो। कोई भी व्यक्ति दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। गांधी जी मूलतः अहिंसक और पूर्णतावादी विचारक थे। अहिंसा और पूर्णता दोनों इस बात का द्योतक है कि हमारा सबके साथ संतुलन और समन्वय होना चाहिए। पुरुष का प्रकृति के साथ, समाज और राष्ट्र के पारस्परिक संबंध तथा विभिन्न राष्ट्रों के बीच पारस्परिक संबंध समानता के आधार पर, संप्रभु समानता के आधार पर, समानता के आधार पर पारस्परिक हितों के निरूपण का लक्ष्य लेकर चलने का भाव, अंततः शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का भाव ही अंतर्राष्ट्रीय न्याय का आधार बनता है। इस न्याय के माध्यम से ही दुनिया के जितने संसाधन हैं सकल मानवता के उपयोग और उपभोग के लिए होने चाहिए। हम जो कुछ भी प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं अपने परिश्रम से अथवा आधुनिक तकनीक से, उतना ही हमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़कर जाना चाहिए। जब हम प्रकृति के ज़्यादा समीप होंगे
तो पुरुष और प्रकृति का संतुलन बना रहेगा और यह संतुलन ही हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जैसा कोविड-19 फेज में दृष्टिगत हो रहा है। इस तरह गांधी जी डोमेस्टिक लेवल पर उस न्याय की बात करते हैं जहां किसी भी प्रकार का विभेद ना हो, नारी सम्मान की गारंटी हो, दलित जिसे कहते हैं, वंचित जिसे कहते हैं अथवा सुविधा विहीन जिसे कहते हैं, उसे प्रगति की मुख्य धारा में आने का अवसर मिले तो यह न्याय होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्र विकसित नहीं हैं, जो नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं, इनका विकास के क्रम में तेजी से सम्मिलित होना, दुनिया में जहां कहीं भी उपनिवेश हों उनका स्वतंत्र हो जाना तथा किसी भी प्रकार की वर्चस्ववादी नीति का न होना ही अंतर्राष्ट्रीय न्याय का द्योतक होता है। इसीलिए वैश्विक आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी का आग्रह था कि लोकतंत्र के लिए आंदोलन हो, संप्रभुता के लिए आंदोलन हो, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो या विकास के लिए आंदोलन हो, सब अहिंसक आंदोलन होने चाहिए, संगठित आंदोलन होने चाहिए और आंदोलन की दिशा केवल और केवल सकारात्मक होनी चाहिए। न्याय का लक्ष्य सकारात्मकता के भाव को जागृत करना होता है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी समतुल्य विकास, सम्यक विकास, संतुलित विकास और सतत विकास की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी असमानता और शोषण मुक्त समाज के गठन की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सभी को बिना वर्ग, वर्ण, क्षेत्र, धर्म, लिंग का ध्यान किए हुए विकास का अवसर सुलभ हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार की औपनिवेशिक वृत्ति का न होना आवश्यक है, किसी भी प्रकार की साम्राज्यवादी वृत्ति का न होना आवश्यक है, अर्थात उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नस्लवाद का निर्मूलन ही अंतर्राष्ट्रीय न्याय का अभिष्ट है। सभी राष्ट्रों को उनका ड्यू मिले, राष्ट्रों की बिरादरी में संप्रभु समानता का सिद्धांत स्वीकृत हो तथा सब राष्ट्र मिलकर विश्व की जो संपदा है प्रकृति ने प्रदान किया हुआ है, इसके सम्यक और संतुलित उपयोग का प्रयास करें। वैश्विक समृद्धि सभी राष्ट्रों के लिए, समृद्धि पर एकाधिकार किसी राष्ट्र का नहीं होना चाहिए। इस तरह छोटा राष्ट्र हो, बड़ा राष्ट्र हो, सभी को महत्व मिलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया संचालित होने चाहिए और सभी राष्ट्रों को विकास के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील या विकासोन्मुख राष्ट्रों के लिए सुविधाएं सुलभ कराई जानी चाहिए। शिक्षा के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से, संचार के माध्यम से, क्योंकि पूरी धरा में मनुष्य ही निवास करते हैं। प्रकृति में अन्य जंतुओं के साथ पुरुष प्रभावी है, मनुष्य समुदाय प्रभावी है, इसलिए मानवाधिकार का संरक्षण होना चाहिए। गांधी जी हर प्रकार के मानवाधिकार संरक्षण के आग्रही हैं और सबके विकास के आग्रही हैं। इस तरह न्याय की धारणा के माध्यम से गांधी जी ने राष्ट्र और पूरी दुनिया को एक नई दिशा प्रदान की है। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रोफेसर आयंगर के विचार और प्रोफेसर विजय के विचार इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण होंगे और अकादमिक जगत को समृद्ध करेंगे। जहाँ तक गांधी चिंतन का प्रश्न है, आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद ब्रजेश। अखिल भाग्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानापार के राजनीति विज्ञान विभाग एवं मनोविज्ञान विभाग द्वारा इंडो चाइना रिलेशंस न्यू ट्रेंड्स विषय पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में वक्तव्य दे रहे अभी कैप्टन अमरनाथ पाठक जी। बाद में वक्तव्य जिनका होगा प्रिय डॉक्टर अमित उपाध्याय, इस महाविद्यालय के संरक्षक, कार्यक्रम के संरक्षक, महाविद्यालय के संस्थापक भी प्रिय डॉक्टर सुधीर कुमार राय, इस महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर गोविंद शरण जी, मिस्टर कृष्णानंद पाठक,
डॉक्टर अभय प्रताप सिंह, ब्रजेश को तो मैंने संबोधित कर ही लिया, डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, मिस्टर माधव प्रसाद पांडे, अन्य वे सभी जो आज के कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं या इस कार्यक्रम में किसी न किसी रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं कैप्टन अमरनाथ पाठक जी को सुन रहा था कि क्या सामरिक स्थिति है भारत और चीन के बीच में, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, किसकी संभावना है, और इस संभावना में आशंका और आकांक्षा दोनों किस मुकाम पर खड़े हैं। आज के दौर में पूरा विश्व एक अदृश्य विषाणु जिसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है उससे त्रस्त है, और इस आपदा का कारण हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। आमतौर पर ऐसा माना जाने लगा है, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी अमानुषिक वृत्तियों के कारण पूरी दुनिया ने आज की तारीख में उपेक्षित कर रखा है। दुनिया का ध्यान थोड़ा बटे, वह राष्ट्र जो वर्चस्ववाद और विस्तारवाद में आज विश्वास करता है उसके महत्व को फिर से स्वीकार किया जाए। इसके लिए भारत की उत्तरी सीमा पर उसने अपना दबाव बनाने की कोशिश की, उसका कुपरिणाम उसे त्वरित भोगना पड़ा और भारत के लिए सुपरिणाम आने वाले दिनों में दिखाई देगा। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चीन और भारत की विशेष प्रतिद्वंदिता है। प्रतिद्वंदिता का मूल तो 1962 में ही आरंभ हो गया, जब हिंदुस्तान द्वारा भारत चीन रिश्ते के लिए अपनाई गई पंचशील की नीति तार तार हो गई। हमारे 38,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर चीन ने कब्जा किया और बाद में पाक अधिकृत कश्मीर का 5,180 वर्ग किलोमीटर भूभाग पाकिस्तान ने उपहार स्वरूप चीन को दे दिया। तब से अस्थायी वैमनस्य की नींव पड़ गई। हम चाहते थे कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर दोनों राष्ट्र विकास पथ पर बढ़ें, लेकिन जहां अधिनायकवादी व्यवस्था सृजित होती है वहां वह भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण पहले करने का प्रयास करती है। चीन ने ऐसा ही किया और माओ त्से-तुंग ने उस समय एक सिद्धांत दिया था जब 1951 में उसने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। उस सिद्धांत को कहते हैं एक हथेली और 5 अंगुलियों का सिद्धांत। उसके दक्षिणी हाथ की हथेली है तिब्बत और उसकी 5 अंगुलियां हैं सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल, भूटान और नेपाल। वह नेपाल जो आजकल थोड़ा चीन के प्रभाव में दिखने की कोशिश करता है, वस्तुतः ऐसा संभव नहीं है। फिर भी उसे चीन के बारे में समझना चाहिए कि उसकी जो पुरातन नीति है साम्यवाद के समारंभ के साथ, वह नेपाल को भी अपना हिस्सा मानने की नीति है और इसी नीति को लेकर चलता है और इसमें सफलता मिले इसके लिए जो पॉलिसी उसने अपना रखा है, सामरिकी में उसे कहा जाता है पॉलिसी ऑफ सलामी स्लाइसिंग। थोड़ा और सामान्य रूप में कहें तो पॉलिसी ऑफ ग्रेजुअल इंक्रोचमेंट, क्रमशः समीपवर्ती राष्ट्रों के भूभाग को हड़पने की नीति। इसी पर चीन चलता है माओ त्से-तुंग के सत्तासीन होने के बाद से। आज भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। शी जिनपिंग इसी नीति को लेकर चलते हैं और उन्हें लगता है कि इस नीति से उन्हें फ़ायदा मिलने वाला है। ऐसा लगता है और होगा, दोनों में बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा अंतर है और कभी कभी इस प्रयास का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, जैसा डोकला में भुगतना पड़ा, जैसा उसके पहले 1967 में सिक्किम में नाथुला और चोला में भोगना पड़ा चीन को। उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए, लगभग 340, और 3 किलोमीटर पीछे उसे भागना पड़ा। आज भी वहीं है, उसके आगे बढ़ने का उसने ना तो प्रयास किया और ना ही हिम्मत अब रह गई है उसमें। आज का भारत दूसरे प्रकार का भारत है। केवल इतना ही नहीं हुआ 67 में, जब शास्त्री जी इस देश के प्रधानमंत्री थे
तो उस समय भी चीन के साथ मुठभेड़ हुई थी। समूह-दोरांग घाटी में चीन को बहुत पीछे भागना पड़ा था। तो 62 के बाद पीछे भागने का चीन का इतिहास है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, आप सभी ने गलवान घाटी प्रकरण को सुना ही है। हमारे लद्दाख में जो पेंगांग झील है उसके किनारे हम लोग जो पेट्रोलिंग करते हैं उसमें फिंगर 4, 8, 14 को लेके अचानक विवाद शुरू हो गया। और हिंदुस्तान थोड़ा भरोसा करता है बहुत जल्दी, ये हमारा स्वभाव है और हम जल्दी अपना स्वभाव छोड़ते भी नहीं हैं। लेकिन हमारे स्वभाव का जब कोई गलत प्रयोग करता है तो उसे हमारे स्वभाव का कुप्रभाव झेलना पड़ता है, जो अब चीन को झेलना पड़ रहा है। और बहुत गंभीर दुष्परिणाम चीन को भोगने होंगे बहुत जल्दी ही। कुछ तो उसे दिखलाई दे रहा है, जैसे जो भारत की और चीन की प्रतिद्वंदिता है वो भौगोलिक तो हो ही गई, एशिया में नेतृत्व की प्रतिद्वंदिता है, हिंद महासागर में हिंदुस्तान के महत्व को घटाने के लिए चीन द्वारा किया जा रहा प्रयास है, दक्षिण चीन सागर में उसका बहुतों से विवाद है, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम सबके साथ विवाद है। और वहाँ हमारा वियतनाम के साथ गहरा संबंध है, उस संबंध के चलते ऑयल ड्रेनिंग में हमारी सहभागिता है। तो ये सब कारण है जिसके चलते चीन और हिंदुस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे हो ही नहीं सकते। हम ऊपरी तौर पर आर्थिक संबंधों के लिए उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण के दौर में एक प्रक्रिया चली थी कि आर्थिक संबंधों को घनिष्ठ बना लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग की सामग्री प्राप्त की जाए। हालांकि इस संबंध निर्माण की प्रक्रिया में लाभ चीन को था, हमें बहुत ज़्यादा लाभ नहीं था। हमारा ट्रेड बैलेंस चीन के पक्ष में था, हमारे पक्ष में नहीं था। तो एक आर्थिक प्रतिस्पर्धा हो गई। दूसरा, सेंट्रल एशिया में हिंदुस्तान का बढ़ता हुआ महत्व। तीसरा, अफ्रीकी महाद्वीप में भारत के आर्थिक हितों में निरंतर हो रही प्रगति। यूरोप, अमेरिका और रूस के साथ भारत के बढ़ते हुए रिश्ते। पश्चिम एशिया में भारत का बढ़ता हुआ महत्व। अर्थात वैश्विक फलक पर हिंदुस्तान का महत्व क्रमशः बढ़ रहा है और इसे चीन को विधिवत ज्ञात है। इतना ही नहीं, चीन ने एक पॉलिसी शुरू की, एक नीति और क्रियान्वयन जिसका करना शुरू किया ओबोर के माध्यम से, वन बेल्ट वन रोड। पूरा पाकिस्तान होते हुए पश्चिम एशिया, यूरोप होकर के अपने व्यापारिक हितों को बढ़ाने का प्रयास। हिंदुस्तान पहला देश था दुनिया का जिसने खड़ा होकर इसका विरोध किया और इसे मान्यता नहीं दी, जबकि दुनिया के कई प्रमुख राष्ट्र इससे सहमत हो गए थे। लेकिन हिंदुस्तान पहला राष्ट्र बना और उसके साथ बहुत सारे राष्ट्रों ने इसका विरोध आरंभ किया और अब वह लगभग शून्य की स्थिति में है, चाहे जितना निवेश कर रखा हो चीन ने। लेकिन जब तक हिंदुस्तान से रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, हिंदुस्तान की ज़मीन से बाहर जाकर यह कार्यक्रम शुरू नहीं करेगा, अभी यह रास्ता पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर जाता है, तब तक चीन इस कार्यक्रम को कभी संपन्न नहीं कर सकेगा। बहुत अच्छी बात कर रहे थे हमारे पाठक जी जब उन्होंने मोतियों की माला के संदर्भ में बताया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, लेकिन वह अतीत का विषय हो गया है, अब ऐसा है नहीं। जिसके साथ मिलकर समुद्री मार्ग से भारत की घेरेबंदी करने का प्रयास चीन ने किया था, अब वो यथार्थ के धरातल पर नहीं है। बहुत कुछ बदल गया है। अभी श्रीलंका में जहां हम्बनटोटा पर उसका एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था, हिंदुस्तान ने जितना ऋण दिया था चीन ने, उतने का आर्थिक सहयोग श्रीलंका को हिंदुस्तान ने कर दिया है। तो श्रीलंका अब चीन के कर्ज से मुक्त होने वाला, इसलिए वहाँ भी अब उसकी पहुँच नहीं रहने वाली। इसी तरह मलेशिया जो करीबी राष्ट्र है, वहाँ हिंदुस्तान के बहुत गहरे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रिश्ते हैं उसके सर पर चीन के। दक्षिणी एशिया में तो वर्चस्व की लड़ाई कभी चीन लड़ ही नहीं सकता। हिंदुस्तान प्रमुख राष्ट्र है, पाकिस्तान को छोड़कर सभी समीपस्थ राष्ट्र चीन को सशंकित निगाह से देखते हैं, इसलिए यहाँ तो कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। पूरे एशिया के स्तर पर देखें तो सेंट्रल एशिया के जो 3 प्रमुख राष्ट्र हैं, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहाँ भारत के आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं जो चीन के लिए बहुत
आघात देने वाला संकेत भी है, संदेश भी है। रूस के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। रूस भी चीन की इस सलामी स्लाइसिंग की नीति से सशंकित रहता है और कई क्षेत्रों में रूस और चीन के गहरे मतभेद हैं। दक्षिण चीन सागर में जापान, दक्षिण कोरिया और अब अमेरिका की उपस्थिति है। इसके चलते चीन बहुत ज़्यादा आक्रामक होना दिखेगा, कभी हो नहीं पाएगा, यह स्थिति है। हिंद महासागर में जहां हिंदुस्तान की महत्ता को घटाने के लिए चीन चिंतित रहता था, अब हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका का पारस्परिक समझौता है जहां चीन को आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि हिंद महासागर से ऊर्जा के क्षेत्र का 40% व्यापार संचालित होता है, तो उसे ओपन ही रखना है, खुला समुद्र रखना है ताकि दुनिया के देशों को फायदा हो। ये विरोध के बिंदु हैं। एक विरोध का बिंदु है सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी, जो चीन नहीं चाहता। अब यह भी आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को वहाँ स्थान मिलना ही मिलना है। एक स्थान था NSG, जहाँ चीन ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। अभी हिंदुस्तान की पहुँच नहीं हुई है, लेकिन हिंदुस्तान के मुद्दे पर ही NSG को या तो हिंदुस्तान को के साथ खड़ा होना पड़ेगा चीन को माइनस करके, अथवा NSG खंडित होगा। सुरक्षा परिषद में हमारी उपस्थिति होगी, NSG में उपस्थिति होगी, केवल समय की बात है। चीन के न चाहते हुए भी MTCR में भारत की उपस्थिति हुई। अब जो चीन के समीपस्थ रहने वाले देश हैं, वहाँ हिंदुस्तान की स्थिति देखिए। ताइवान के बारे में अभी बता ही रहे थे पाठक जी कि उसके राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के जनप्रतिनिधियों ने भागीदारी की, ऑनलाइन मोड से ही सही। यह चीन के लिए गहरी चुनौती है। हिंदुस्तान मानवाधिकार को लेकर के वैश्विक मंच पर हमेशा आवाज़ उठाता रहा है। मानवाधिकार और आतंकवाद, मानवाधिकार के पक्ष में और आतंकवाद के विपक्ष में चीन दोनों को अलग नज़रिए से देखता है। साम्यवादी व्यवस्था में मानवाधिकार के लिए कोई सम्मान भाव नहीं होता। साम्यवादी व्यवस्था स्वयं में ही आतंक का पोषण करती है, क्योंकि उसमें विरोध स्वीकार ही नहीं किया जाता। इसलिए जो उइगर मुसलमान हैं झिंगजियांग प्रांत में, वहाँ चीन दमनकारी नीतियों को अपनाता है। पाकिस्तान से निकटता के मूल में एक कारण यह भी है कि पाकिस्तान अगर साथ देता रहेगा तो उइगर मुसलमान लोगों पर किया जाने वाला दमन दुनिया की निगाह में नहीं आ पाएगा, जबकि पूरी दुनिया की निगाह में है, उसकी सर्वत्र भर्त्सना होती है। पाकिस्तान के भरोसे हिंदुस्तान के विरोध का सपना देखना बुद्धिमत्तापूर्ण आचरण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक स्वयं डिस्टर्ब्ड नेशन है, अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशान राष्ट्र, आर्थिक दृष्टि से पंगु राष्ट्र, जिसके यहाँ उत्पादन कुछ ऐसा नहीं होता जिसका विपणन हो सके। आतंकवाद का, आतंकवादियों का उत्पादन होता है। तो इसके भरोसे चीन अगर समझता हो कि हिंदुस्तान की घेरेबंदी कर लेगा या विरोध में सफल होगा, तो वह दिवा स्वप्न की तरह से है। जो सबसे बड़ा आर्थिक मंच है, चीन को लगता था कि आने वाली दुनिया में वह आर्थिक व्यवस्था की कुंजी होगा। अब यह सपना है चीन का, ऐसा संभव नहीं। जो सबसे बड़ा आर्थिक निकाय है G7, उसमें हिंदुस्तान का महत्व बढ़ा। हिंदुस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया अभी आमंत्रित हुए, वहाँ चीन का कुछ अता पता ही नहीं है। जहाँ तक चीन की आर्थिक समृद्धि की बात है, तो सस्ते श्रम के कारण, कच्चे माल के कारण विदेशी निवेश को उसने बहुत ज़्यादा आमंत्रित किया, अपने देश में अवसर भी दिया, जिसके चलते बहुराष्ट्रीय कंपनियों का संजाल बिछा, रोजगार के अवसर बढ़े और व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ा, जिसके चलते चीन क्रमशः संपन्न होता चला गया। लेकिन यह संपन्नता व्यापारवादी और निर्यातवादी संपन्नता थी। जैसे ही निर्यात पर ग्रहण लगा, अब चीन की आर्थिक व्यवस्था क्रमशः ढलान पर है। आज स्थिति ये है कि दुनिया के सभी प्रमुख राष्ट्र चीन से व्यापार के प्रति दूरी बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा व्यापार होता था हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान ने बंद कर दिया। उसके जो ऐप हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, वह गुप्तचरी के माध्यम हैं। हिंदुस्तान दुनिया का पहला राष्ट्र है जिसने इस पर अंकुश लगाया। अब सभी प्रमुख राष्ट्र इस पर क्रमशः अंकुश लगा रहे हैं। तो एक राष्ट्र जो आर्थिक निधि के चलते सामरिक क्षेत्र में और प्रतिस्पर्धा में कूदने का प्रयास कर रहा था, अब उसकी आर्थिक कमर ढीली हो रही है।
और जैसे ही उसकी आर्थिक कमर ढीली हुई, जनता में आक्रोश की स्थिति आई, आर्थिक मंदी के चलते और कोरोना नामक विषाणु के चलते, तो अपनी जनता का ध्यान मोड़ने के लिए वह लद्दाख क्षेत्र में तनाव उत्पन्न करने का प्रयास करने लगा और उसने प्रयास भी किया। ऐसा दो कारणों से हिंदुस्तान और चीन की राजनीतिक व्यवस्था में बहुत अंतराल है। हमारे यहाँ स्थापित लोकशाही है, स्थापित राजनीतिक तंत्र है, सफल, सुगम और सर्वमान्य, जबकि चीन में ऐसा नहीं है। एक दलीय तानाशाही है चीन में, जहाँ विरोध के स्वर उभरे ऐसी मान्यता ही नहीं है। इसीलिए चीन में दमन, हांगकांग में दमन, झिंगजियांग में दमन, और यह सब दमन अब आक्रोश की स्थिति में है। यह आक्रोश उबाल तक न पहुँचे, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए वह लद्दाख क्षेत्र में ऐसी अमानुषिक गतिविधि करने लगा जिसका खामियाजा उसे भुगतना ही था, भुगतना ही है। जहाँ तक सामरिक संदर्भों का प्रश्न है, बहुत अच्छी बात बता रहे थे अभी पाठक जी, मैं सुन भी रहा था। सामरिक संदर्भों में कभी कभी चीन 62 की याद दिलाता है। मैंने आपको 67-65 का उदाहरण दिया, डोकला के बारे में अभी पाठक जी ने बताया ही। आज की जो स्थिति है, दौलत बेग ओल्डी, गलवान घाटी को लेकर के, जो पेंगांग झील के किनारे पॉइंट से मैंने आपकी चर्चा की, गलवान के उस पार चीन, इस पार हम, घाटी पर कब्जा करने का कुप्रयास, उसमें चीन के लिए जो सबक मिला वो शायद कभी ज़िंदगी में भूलने वाला नहीं है। चीन कभी लड़ाई में भारत से जीत नहीं सकता और चीन कभी लड़ने का दुस्साहस नहीं दिखलाएगा। चीन को पता है कि भारत के साथ संघर्ष उसके लिए आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि लड़ाई संख्या बल से नहीं जीती जाती, लड़ाई मनोबल से जीती जाती है। लड़ाई युवाओं के बल पर जीती जाती है। भारत का सैन्य बल युवाओं का सैन्य बल है। भारत के सैनिकों का मनोबल दुनिया के किसी भी देश से बहुत ज़्यादा है, कारण कि हमें निरंतर संघर्ष का अभ्यास है। चीन की सेना को विगत कई वर्षों से संघर्ष का कोई अभ्यास नहीं है, एजिंग आर्मी है, संख्या से कोई सेना नहीं लड़ सकती। चीन के जवान गलवान घाटी में हमारे सैनिकों की तुलना में ज़्यादा थे और क्षति ज़्यादा उठानी पड़ी चीन को। ये आज की स्थिति है। हथियारों का संख्या बल मायने नहीं रखता। चीन के पास जितने युद्धक विमान हैं, जितने टैंक हैं, संख्या के संदर्भ में सब प्रोटोटाइप्स हैं, अनटेस्टेड, अनट्रस्टेड। हिंदुस्तान के पास जितना है सब मौलिक और खौफनाक है, टेस्टेड भी है, ट्रस्टेड भी है। इसलिए चीन न में लड़ाई नहीं लड़ेगा। थल की लड़ाई चीन लड़ने वाला नहीं हो। उसे पता हो गया कि भारत की सेनाओं का जज्बा कैसा है। अब केवल वह एक दबाव बनाने के लिए खड़ा है। बहुत जल्दी इस दबाव की हवा भी निकलने वाली है। इस तनाव का एक बहुत सुपरिणाम आया। बहुत दिनों तक LAC को लेकर के भ्रम था दुनिया की निगाह में। प्रमुख राष्ट्र बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। अब सबने मान लिया कि वहाँ एक LAC है। हिंदुस्तान की पोजीशन क्या है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्वीकृत हुआ और अब LOC के लिए आगे बढ़ना है और उसे लेना है और रियल बाउंड्री के लिए हिंदुस्तान को अभियान चलाना है। क्योंकि हमारी संसद का संकल्प है 62 का कि जब तक चीन से एक एक इंच जमीन हम वापस नहीं ले लेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और जब धारा 370 हटाते समय माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में वक्तव्य दिया तो उन्होंने कहा कि कश्मीर का आशय केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तक बढ़ने से नहीं है, लद्दाख भी इसमें समाहित है। जो चीन ने कब्जा लिया है उसे भी हमें वापस करना है। अर्थात एक एक इंच जमीन जम्मू कश्मीर की हिंदुस्तान की है और अगर किसी ने अधिकृत किया है, जो किया ही है, तो उसे हम अवश्य वापस लेंगे। ये इस बात का संदेश भी है, संकेत भी है कि भारत को अपनी सीमाओं की जानकारी है, कैसे जो अधिकृत क्षेत्र है जिस पर बलात् कब्जा है वापस लेना है, इसका संकल्प भी है और अब इसकी तैयारी भी है। इसीलिए मोदी जी जब कहते हैं कि हम बांसुरीधारी कृष्ण का भी बंधन करते हैं और चक्रधारी कृष्ण का भी बंधन करते हैं, हम शांति भी चाहते हैं और अगर कोई अशांति चाहता है तो उसके ऊपर चक्र सुदर्शन चलाना भी जानते हैं। तो हम तो दोनों नीतियों को मानने वाले हैं। हमारा तो हमेशा से सिद्धांत शांतिपूर्ण से अस्तित्व का रहा है।
लेकिन आज की दुनिया विस्तारवाद की दुनिया नहीं है। कोई समझता हो कि सैन्य बल के आधार पर भौगोलिक स्थिति को बदलने में सफल होगा तो वह उस राष्ट्र का भ्रम हो सकता है, और भ्रम टूटने के लिए ही होता है। और निश्चित रूप से चीन का भ्रम टूटने वाला है। तो सामरिक संदर्भों में, चाहे थल सेना हो, नभ सेना हो, जल सेना के बारे में पाठक जी बता ही रहे थे, युद्धक विमानों की भी उन्होंने चर्चा किया, जिसके बारे में नहीं कहना मुझे। एक तकनीक है सैटेलाइट तकनीक, मिसाइल तकनीक। मिसाइल की दुनिया में हिंदुस्तान बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, दुनिया में एनिग्मा कही जाती है, रहस्यमय मिसाइल, जिसका निशाना अचूक, जिसे भेद पाना असंभव और जिसकी गति मापना और भी असंभव। तो ऐसी मिसाइल हिंदुस्तान के पास है, जो ट्रेडिशनल वेपन्स के साथ ही साथ न्यूक्लियर वेपन्स भी ले जा सकते हैं। सैटेलाइट में हमारा स्वयं का नेविगेशन सिस्टम है। अंतरिक्ष में हमारी बहुत महत्वपूर्ण उपस्थिति है। चीन दुनिया का इकलौता देश है जिसने किलर सैटेलाइट बनाया हुआ। वह भूल गया कि यह तकनीक हर उस देश के पास होती है जो सैटेलाइट बनाता है। तो सारी सामर्थ्य हिंदुस्तान के पास है, चाहे नभ हो, थल हो या जल हो, संचार क्रांति हो। चीन एक मामले में बहुत ज़्यादा निपुण है, वह है साइबर क्राइम का, डाटा चोरी का, हैकिंग जिसे कहते हैं। अब हिंदुस्तान ने इसका भी काट अपने यहाँ तैयार कर लिया है कि हमारे जो महत्वपूर्ण डाटा हैं, चीन के इस कार्य में लगे हुए लोग कभी उसे भेद नहीं सकते। आतंकवाद के मुद्दे पर हम निरंतर विरोध करते हैं, क्योंकि जो चीन है पाकिस्तान के आतंकवादियों को एक तरह से समर्थन ही देता है जब संयुक्त राष्ट्र में इनके विरुद्ध कोई प्रस्ताव आता है। तो ये एक प्रमुख कारण है जिसके चलते चीन से हमारा विरोध रहता ही रहता है। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राजनीतिक स्थिति की बात है, तो आज की स्थिति में मोर डिप्लोमेसी दुनिया की सर्वाधिक सफल डिप्लोमेसी कही जाती है। मोदी की कूटनीति, जितनी महाशक्तियां हैं चीन को किनारे करके सबके साथ भारत के गहरे रिश्ते हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, बहुत अधिक घनिष्ठता और प्रगाढ़ता। आश्चर्यजनक यह है, सऊदी अरब भी हमारा मित्र है, इजराइल भी हमारा मित्र है। यह कूटनीतिक बाजीगरी मोदी की ही हो सकती है। ऐसी बाजीगरी चीन के पास नहीं है। कूटनीतिक मोर्चे पर चीन एक पिछड़ता हुआ राष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में कोई भी राष्ट्र तब बढ़त लेता है जब उसे कूटनीतिक समर्थन और सफलता प्राप्त हो। इस क्षेत्र में चीन हिंदुस्तान की बराबरी करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए अब समय आ गया है कि हिंदुस्तान तिब्बत के मसले पर विचार करे, हिंदुस्तान ताइवान का खुलकर समर्थन करे, हिंदुस्तान बार बार उस क्षेत्र का उल्लेख करे जिसे चीन ने कब्जा किया है। अब एलएसी पर शांति रहे, लेकिन अस्थायी शांति तब बनेगी जब चीन हमारे अधिकृत भूभाग को हमें वापस करेगा। एक सामान्य सा तरीका हिंदुस्तान ने अख्तियार किया था गलवान घाटी के निकट, जिसे मैपिंग कहते हैं, कि उसका मैपिंग कर लिया जाए। लेकिन चीन कभी तैयार नहीं होता, क्योंकि चीन की मंशा न साफ है न शुद्ध है, और जिसकी मंशा साफ नहीं होती, शुद्ध नहीं होती, उसे बहुत बड़ा आघात झेलना ही होता है समय के साथ। अब यह समय की बात है कि चीन को कितने झटके लगने हैं। आज हिंदुस्तान परंपरागत रूप से सॉफ्ट पावर स्टेट नहीं है, और नरम राज्य जो हमारे स्वभाव में है का आशय एक कमजोर राष्ट्र नहीं है। आज हिंदुस्तान स्विंग डिप्लोमेसी भी अपनाता है, टफ डिप्लोमेसी भी अपनाता है, और हार्ड स्टेट के रूप में एक्शन भी करता है। हार्ड पावर उसे कहते हैं, हार्ड पावर स्टेट, जो सिचुएशनल रिक्वायरमेंट के अनुकूल बर्ताव करता है। तो आज हिंदुस्तान उस स्थिति में है। डोकला पर चीन को सिखाया, गलवान घाटी पर चीन को बताया, और आगे क्या क्या होना है चीन को झेलना है। आज की तारीख में जमीन, जनता, आर्थिक और सामरिक क्षमता के आधार पर अगर चीन की दीवार के उस पार जाने की सामर्थ्य किसी देश में है तो वह हिंदुस्तान के पास है। एक सफल कूटनीति, एक सफल रणनीति और सामरिक आर्थिक सामर्थ्य के आधार पर हिंदुस्तान सफलता की नई इबारत लिखेगा। और यह सफलता तब मिलती है जब देश की बागडोर एक कुशल महानायक के हाथ में होती है।
आज हिंदुस्तान का नेतृत्व माननीय मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के हाथ में है, जो हिंदुस्तान के सर्वाधिक लोकप्रिय नायक हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महानायक हैं। एक लोकतांत्रिक महानायक की तुलना में एक दलीय तानाशाह की स्वीकृति कभी हो ही नहीं सकती। अब आने वाले दिनों में चीन में बहुत कुछ बदलने वाला है। राजनीतिक तंत्र भी क्रमशः विफल हो रहा है और चलिए हम कामना करें वहाँ भी लोकतंत्र की स्थापना हो, मानवाधिकार का संरक्षण हो, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के भारत के सिद्धांत का वह अवलंबन करे और इस बात को समझे कि हिंदुस्तान जैसा देश अपनी संप्रभुता और अखंडता के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकता। हमें अब जो हमारा संकल्प है मोदी जी का, संकल्प से सिद्धि की ओर एक संकल्प यह भी है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और चीन ऑक्युपाइड जो लद्दाख का क्षेत्र है, अब उसे हमें वापस लेना है, उस सफलता की ओर बढ़ना है, उस सिद्धि की ओर बढ़ना है। आइए हम सब मिलकर शिक्षा जगत से संबंधित हैं यह संकल्प लें कि शीघ्र ही भारत हर दृष्टि से सफल, स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ, समृद्ध और ज्ञान लोक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र बने। आपने ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।